Sai Ram to all of you. Am I clearly audible? Yes, ma'am. Okay. चलिए अभी क्लास में प्रेजेंट है नंदिनी, गोविंद, मानवी, निवेदिता, शिफा, हर्षी एंड अंजलि भील, अंजलि मिश्रा और कौन है, लेट मी सी, भूमिका, ठीक है, and including me 10. 7 students are still absent today. तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये संख्या 7 बच्चों का अनुपस्थित होना बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक भी बच्चे आप लोग अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। चलिए आज हम आरंभ करते हैं अपनी क्लास को। हम अतीत में दबे पांव पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ के रचनाकार कौन है? मैम ओम धानवी। ओम धानवी। धा नहीं है, वो था है, ठीक है। तो आज हम इस पाठ का जो सारांश है आज उसको जानेंगे। सभी से मेरा ये निवेदन है कि सभी बच्चे इस पाठ को पूरा पढ़ें, आरंभ से अंत तक पूरा पढ़ें और समझें, क्योंकि आज के डिस्कशन के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। लेकिन आज सारांश रूप में हम आपको पाठ की ओर ले चलते हैं और फिर इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के डिस्कशन के लिए आप सब हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर चर्चा आपके माध्यम से होगी, इसलिए बहुत ध्यान से सब बच्चे सुने। ओके, केवल नंदिनी का कैमरा ऑन है, बाकी सब आराम से बैठे हुए हैं। तो नंदिनी प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, अभी जो कुछ भी स्क्रीन पर है वो दिख रहा है? यस मैम। ओके, तो सारांश अभी मैं पढ़ती हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे सारांश को, और मेरे सारांश पढ़ने के बाद आप, मैं जो प्रश्न पूछूंगी उसका उत्तर देंगे, ठीक है। और जिससे हम प्रश्न पूछेंगे वह उत्तर देगा। तो हम यहां से आरंभ करते हैं। अतीत में दबे पांव। लेखक अतीत में दबे पांव में लेखक ये बताते हैं, या लेखक द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है। यह वृतांत का जो लेखन है वो अशुद्ध है, तो देखिएगा किस तरह से वृतांत लिखते हैं। यात्रा वृतांत का मतलब होता है किसी साहित्यकार द्वारा किसी स्थल का भ्रमण करना और फिर उस स्थल से जुड़ी हुई जानकारी को साहित्य का पुट देते हुए प्रस्तुत करना। तो यह एक यात्रा वृतांत है। इतिहास हमें दिशा दे सकता है। तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में यह रचना ओम थानवी की, यहाँ देखिए ये वृतांत ठीक लिखा हुआ है, ओम थानवी जी की यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं अपितु विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को, यहाँ उठने लिखा है लेकिन उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है। कहने का आशय है यह पाठ नगर सभ्यता के विकास के माध्यम से यह बताता है कि भारत का नाम
भारत की प्रसिद्धि सिर्फ भारत में नहीं है, अपितु विश्व फलक पर भी है, संपूर्ण विश्व में है। जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे, उतने ही प्रभावी ढंग से इस पाठ में सभ्यता के विकास का वर्णन किया गया है। लेखक ने टीलों, स्नानागार, मृद भांड माने मिट्टी के बर्तन, कुओं, तालाबों, मुहानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्व में मानव संस्कृति की उस समझदार भावनात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर होते हैं। कहने का आशय है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, यह पाठ मात्र किसी जगह की जानकारी नहीं है, अपितु साहित्य से आप्लावित, साहित्य के का जो रस है, साहित्य को पढ़ने से जो आनंद मिलता है, उससे आप्लावित यानी तर है, उससे परिपूर्ण है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है माने आकर्षित करती है। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनी के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक थी। इस बात को आप समझेंगे, क्या कहने का आशय है कि आज जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन रही हैं, आज बड़ी बड़ी कॉलोनीज में हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अगर हम कंपेयर करें तो आज भी मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े शहर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, आज भी उन दोनों शहरों की योजना किसी भी आधुनिक कॉलोनी की रचना से, नियोजन से ज्यादा रचनात्मक थी। क्यों? क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश छोड़ती थी। कहने का आशय है कि उन शहरों में किसी प्रकार का बंधन नहीं था, हर पल विकास के लिए वहां अवसर थे। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों में से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान, पुख्ता माने मजबूत अनुमान लगाया जा सकता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। ये बात ध्यान देने योग्य है। वह सभ्यता ताकत के बल पर नहीं चलती थी, अपितु आपसी समझ, एक दूसरे के बीच प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी। उसके आधार पर नगर की संपूर्ण योजना बनाई गई थी। उस योजना में भव्यता थी, आडंबर नहीं था, यानी दिखावा नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था। यह सौंदर्य बोध राज पोषित या किसी धर्म द्वारा पोषित नहीं था, अपितु समाज पोषित था। किसी राजा का, किसी धर्म विशेष का इस नगर की सुंदर योजना पर, इस नगर के सौंदर्य पर, इस नगर की भव्यता पर आधिपत्य नहीं था, अपितु संपूर्ण समाज परस्पर समझदारी से इस नगर के विकास का प्रयास करते थे। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना लेखक को कचोटता है। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए, इस लाइन को। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना लेखक को कचोटता है। मेरा प्रश्न यहीं से आरंभ होता है, प्लीज बताइएगा इसका मतलब क्या है। इस बात से आपको क्या समझ आया? किसी को भी, अभी मैं नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन
बस अब मैं आपको फिर नाम लेकर बुलाऊंगी, पूछूंगी। एवरीवन हैज टू स्पीक। अच्छा चलो, मैं अपने प्रश्न को थोड़ा सरल बनाती हूँ। लेखक को क्या कचोटता है? चलो और डाउन में आ जाओ। कचोटने का मतलब क्या है? मैम विचलित करते हैं, परेशान करते हैं। वेरी गुड। व्याकुल करता है, विचलित करता है, परेशान करता है। ठीक है। तो लेखक के मन को कौन व्यथित करता है? किस बात से लेखक को आपत्ति हो रही है? शायद जो पुरानी संस्कृति थी उसमें जो विकास विकास था, लेकिन आज लोग विकास के दौर में इतने आगे बढ़ गए कि उस तरीके को उन टेक्निक्स को भूल ही गए ऐसा। ओके। और थोड़ा सा बेटा देखो, आपको जो पंक्तियां दिखाई दी है ना, उसको छोड़ो। आप वर्तमान में जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, बड़े बड़े महानगरों में, गगनचुंबी कई मंजिला इमारतों में, तो आपको क्या समझ में आता है, क्या कमी दिखती है वहां पे? मैम मैं शायद गलत हो सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि हम इतने आगे भी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे उन टेक्निक से अभी कोसों दूर हैं। वेरी गुड, यू आर वेरी करेक्ट। बट क्यों, ऐसा क्यों हो गया? मैम क्योंकि मैम शायद मैम मैं बोलूँ? यस बेटा, यस भूमिका, प्लीज गो अहेड। मैम फिर लेखक को ये पीड़ा होती है कि जैसे हम हिंदुस्तानी अमेरिकन, जैसे ब्रिटिश अमेरिकन ये सब हमारे देश में आए, तो हम उनकी तरह, उनके जैसे शहर बने हुए हैं, बसे हुए हैं, हम उनकी तरह बसाने की कोशिश करते हैं, पर हमारे भारत में जिस तरह की टेक्निक्स हैं हम उनको देखते भी नहीं हैं। वेरी गुड, सही मैम बात है। यस मैम, मैं भूमिका से सहमत हूँ। और एक और पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ये हो सकता है कि हम अपनी जड़ें भूल गए हैं। अब अपनी जो हम पेड़ की हम टहनियों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होंगी वो उसकी टहनियां मजबूत नहीं होंगी, एक तरीके से ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। गोविंद। मैम हम अपनी संस्कृति और सभ्यताओं को पीछे छोड़ते हुए आगे विकास के दौर पर विकास को ज्यादा ध्यान रख रहे हैं आजकल। ओके, चलो और बताओ। और भी इसमें और भी बात है जो मैं आपके माध्यम से बाहर लाना चाहती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि हमारे भारत में ऑलरेडी, मैंने भी आपको चैप्टर पढ़ते में बताया कि भारत में ही नहीं, विश्व फलक पर, संपूर्ण विश्व में इस बात का परचम लहराता है कि भारत की भवन निर्माण कला, भारत की वास्तुकला आज भी कई मायनों में पश्चिमी सभ्यता से पुख्ता है, पश्चिमी सभ्यता से आगे है। फिर हमारे यहाँ के जो कॉलोनी बनाने वाले हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, भवन निर्माणक हैं, उन्होंने हमारी सभ्यता को फॉलो ना करके अन्य सभ्यता का या अन्य तरीके का क्यों अनुगमन किया? क्यों आज लेखक चिंतित है कि हम इतने उन्नत हैं, हम इतने उन्नत थे, फिर आज भवन निर्माण उस परिपाटी का, उस कोटि का क्यों नहीं है? मैम हम्म मैम जैसे आजकल टेक्नोलॉजी ये सब बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ज़्यादातर भारतीय ये सोचते हैं कि जैसे मॉडर्नाइजेशन का ट्रेंड बहुत चल रहा है आजकल, तो वो बस अपने आप को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, मॉडर्न बताना चाहते हैं, इसलिए वो भारतीय सभ्यता की तरफ ध्यान नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि भारत में जैसे किले बनते थे पहले, ये सारी चीज़ें ओल्ड फैशन हो गई हैं, बोरिंग हो गई हैं, इसलिए वो टेक्नोलॉजी की तरफ और मॉडर्न बनने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और अमेरिकन इन सबको कॉपी करते हैं। ओके, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा मन में मेरे भी सवाल आता है कि भले हम अपने मकानों को, अपने घरों को मॉडर्न तरीके से बनाएं, नक्शा हमारा वो रहे जो मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन दीवारों की मजबूती, जल निकासी की व्यवस्था,
इतनी वैज्ञानिक उस सभ्यता में है, हम उसे क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं? क्यों नहीं हम उसको ले रहे हैं? क्यों हम उससे दूर हो रहे हैं? मैम क्योंकि हम लोग विकास की दौर में इतने आगे बढ़ गए कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको हम भूल गए। ओके, हर्षी? यस मैम। सभी का ओपिनियन लेना चाहती हूँ, मैं सभी की बात सुनना चाहती हूँ। मानवी ने बोला, भूमिका ने बोला, अंजलि भील ने बोला, नंदिनी ने बोला, गोविंद ने भी बोला। यस हर्षी? यस मैम, अगर हम इसे अपने पर्सनली अगर सोच कर देखें तो मैम, जब हम जो कुछ जहाँ हम पहले रहते थे और जब हम कोई नया घर बनाना चाहते हैं, तब हम चाहते हैं कि हम अपने पुराने घर से कुछ नया अपने नए घर में रखें। तो वही अगर हम देखें तो जो ये पुराने सिविलाइजेशंस हुआ करते थे, हमारी सोच ये है कि एक बीता हुआ कल है जब लोग ऐसे रहा करते थे। पर अब हम ये सोचते हैं कि जो हमारा दौर है, हम इसमें अपना कुछ नया लाएंगे, और नए के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि पुराना बहुत पुख्ता था, और नया हम किसी और को किसी की होड़ करने में लग गए हैं। पर जो पुराना होता है वह पुख्ता है, ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो आज हमने किसी को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो पुख्ता चीज़ उतनी पुख्ता नहीं रह गई है, और हर चीज़ जितनी पुरानी होती है उतनी निखर कर आती है, हम ये भूल जाते हैं। ठीक है, अंजलि मिश्रा, शिफा? मैम हाँ, मैम इस बात का मतलब क्या होगा कि अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है? मैं यही तो पूछ रही हूँ। इसी प्रश्न का उत्तर तो चारों ओर से आ रहा है। बजाय मैं आपको आंसर करूं, मैं ये चाहती हूँ इस बात का आंसर आपके माध्यम से निकल के आए। तो शिफा, आपने अभी बाकी की बात सुनी नहीं, और बच्चों की बात नहीं सुनी आपने? मैम सुनी, लेकिन मैम जो आंसर मैम समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या होना चाहिए? ओके, आपको शाब्दिक अर्थ समझ में नहीं आया अभी? मैम आया थोड़ा थोड़ा। अतीत के ये जो स्मारक हैं, यानी प्राचीन काल के जो किले हैं, जो ये भव्य भवन है, ठीक है, आज इन भवनों की जो कलात्मकता है, जो सौंदर्य है, जो इनकी कारीगरी है, जो इनका पुख्तापन है, आज वो सब आधुनिकता के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। इस बात को लेकर लेखक का मन बड़ा चिंतित है, बड़ा व्याकुल है। तो क्यों? उसी क्यों का उत्तर हम सब मिलकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? ओके शिफा? यस मैम। चलो, ओके, अभी आपके बात को थोड़ा सा और बाहर लाने के लिए मैं बताऊं कि भवन निर्माण भी दो तरह से होते हैं। एक, हम अपना मकान खुद बनाते हैं, जमीन ले ली कहीं पर, और हमारी निगरानी में हमारा मकान बनता है, ठीक है? और दूसरा होता है, कहीं पर फ्लैट सिस्टम में आपने मकान खरीदा, कहीं पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, एक ही बिल्डिंग में 100-200 फ्लैट्स हैं, और आपने वहां पर एक फ्लैट लिया। आजकल वैसे ये फ्लैट जो स्टाइल है, ये बहुत बड़े बड़े महानगरों में, अब महानगर तो छोड़ो, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी, अब तो गुना जैसे शहर में भी फ्लैट्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? तो इन दोनों में से क्या मजबूत होता है? जमीन लेकर हमने अपना मकान बनाया हो, या फ्लैट्स में आपने एक फ्लैट बुक कराया हो? मैम, जमीन लेकर जो हमने अपना मकान बनाया वो। बस हम यहीं से ले सकते हैं कि आज जो मैंने कहा था ना, इसमें एक लाइन आई थी कि बड़ी बड़ी सेक्टर मार्का कॉलोनी, बड़े बड़े जो कॉलोनीज बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, तो नेचुरली उन बिल्डर्स का काम धनार्जन करना है, पैसा कमाना है। मैंने इसीलिए अभी आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप इस चैप्टर में जो लिखा है उससे हटकर अपने चारों ओर देखो। आप कितनी ऐसी न्यूज सुनते हो कि जरा सी बाढ़ आने से
जरा सा पानी आने गिरने से बिल्डिंग ढह गई। कल की बनी हुई इमारतें आज बाढ़ और तूफान के भेंट चढ़ जाती हैं, जबकि पुरानी बिल्डिंग्स मजबूती से खड़ी रहती हैं। तो आधुनिकीकरण बुरा नहीं है, आधुनिक तकनीकी का अनुगमन बुरा नहीं है, लेकिन आधुनिक तकनीकी के साथ साथ हमें इस बात पर चिंतन करना होगा कि भवन निर्माण पुख्ता हो, मजबूत हो। हम मजबूती की बात कर रहे हैं, पुराने ढर्रे पर मकान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। नक्शा पुराना हो, आई एम नॉट सेइंग दिस, नक्शा नया हो, लेकिन उसे बनाने की जो तकनीक है वो हम ना एक बार अपने चिंतन में लेके आए कि क्यों उस समय का ईंट, क्यों उस समय का जो गारा वो यूज करते थे, वो क्यों इतना मजबूत होता था जो आज नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी बात समझ में आई या नहीं शिफा? यस मैम। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ कि लेखक चिंतित क्यों है? तो लेखक चिंतित यस मैम। इसलिए है कि पुराने समय के स्मारक, आज आप चाहे ग्वालियर किला चले जाओ, कितने बच्चों ने ग्वालियर किला देखा है? किसी ने नहीं देखा आप लोगों में से? किसी ने विजिट नहीं किया? फोटोज देखे थे, पापा ने दिखाए थे। फोटो में देखा है? अच्छा ठीक है। नहीं, जब आप वहां कभी जाएंगे या कोई सा भी आपने किला देखा हो, उसकी मजबूती आज भी उस समय की भव्यता को और उस समय की क्या कहेंगे, उन्नत वास्तुकला को बयां करती है। आज आप चाहे आगरा का ताजमहल देखने चले जाओ, हजारों साल बाद भी आज कैसा दिखता है ना? आप आगरे का किला देखो, दिल्ली का किला देखो, आज वो कहीं कहीं से टूट गया होगा, लेकिन पूर्णतः खंडर में तब्दील नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा मरम्मत का काम चलता रहता है, लेकिन आज भी हमारे हमारे द्वारा बनाया गया 2 साल पुराना भवन जर्जर दिखाई देने लगता है, जबकि 200 साल पुरानी, 500 साल पुरानी इमारतें मजबूती से खड़ी रहती हैं। ऐसा लगता है कि ये पुरानी इमारतें नई इमारतों का मजाक उड़ाती हैं। तुम कल के बने टिक नहीं पा रहे हो, हमें देखो, सदियों से खड़े हैं घमंड के साथ। ठीक है, तो निसंदेह आज भवन निर्माण, पहले हम अपना घर खुद बनाते थे। आपको चक्कर से हटके सोचना होगा, पहले हम अपना घर खुद बनाते थे, पहले हम अपने घर में अपने बच्चों के पालन पोषण का सारा दायित्व खुद उठाते थे। पहले घर का किराना, सारा सामान हम लेने जाते थे और देख परख के खरीदते थे। आज क्या हुआ है? आज मकान हम खरीदते हैं दूसरे का बनाया हुआ। हम पैसा कमाने में मशगूल हो गए और हमारे बच्चों की परवरिश के लिए सर्वेंट्स हैं। ठीक है, घर पर सामान लाने के लिए अब तो ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, आपको जाना ही नहीं है, आप फोन कर देते हो, आप ऑनलाइन बुकिंग कर देते हो, आपके घर पे डोर टू डोर होम डिलीवरी हो रही है आजकल। क्या सामान आया, कैसा आया, आपको देखने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि खाना बनाने का काम भी आपके द्वारा रखे गए आपके दास और दासियां कर रहे हैं। तो जब हमने सब कुछ दूसरों के हाथ में दे दिया, तो फिर मजबूती और पोषण की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं?
माँ के द्वारा बनाया गया भोजन, है ना, माँ के द्वारा बनाए गए भोजन की तुलना आपके मेड द्वारा बनाए गए भोजन से कैसे की जा सकती है, या ऑनलाइन ऑर्डर किए गए जोमेटो से कैसे की जा सकती है। हो सकता है आपके द्वारा ऑर्डर किया गया भोजन अपेक्षाकृत कई गुना टेस्टी हो माँ के हाथ के बने भोजन से, लेकिन आपकी रगों में दौड़ने वाला रक्त यदि बढ़ेगा, यदि आपके शरीर का पोषण होगा, तो वो माँ के द्वारा बनाए गए भोजन से ही होगा। तो जैसे हम अपने पोषण पर ध्यान देने के लिए चिंतनीय है, चिंतनशील है, वैसे ही हमारा मकान, मेरा घर दूसरे के द्वारा बनाया हुआ क्यों। तो जब खुद खड़े होकर बनवाएंगे तो निस्संदेह अपेक्षाकृत मजबूती होगी। यदि आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ऐसी जगह पर जा ना सके तो आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि वहां की एक एक, तो ये चैप्टर जितना बड़ा है ना, उससे विशद इसकी व्याख्या है। अगर हम केवल सिंधु सभ्यता के भवनों की जल निकासी पर चर्चा करें तो ही कम से कम 2-4 क्लासेस निकल जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना। ये उबाऊ चैप्टर नहीं है, बोरिंग चैप्टर नहीं है। यदि आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो इट विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हो सकता है भविष्य में कभी आपको अपना मकान बनाना पड़े, तो कुछ चीजें हैं जो आप पुरानी सभ्यता से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे बुजुर्गों द्वारा दिया गया ज्ञान, पुराना चावल, ऐसा कहा जाता है, पुराना चावल, पुराना गुड़, पुराने लोग, उनके अनुभव संचित करने योग्य होते हैं, ग्रहण करने योग्य होते हैं, अनुगमन करने योग्य होते हैं। वैसे ही पुरानी संस्कृति भी हमें बहुत कुछ देती है। कभी आपको मौका लगा हो, आपने आगरा के ऐतिहासिक इमारतों को विजिट किया, तो वहां पर जोधाबाई का महल है और ऐसी कुछ जगह है जहां पर आभूषण के डिजाइन बने हुए हैं, इयररिंग से लेकर कंगन वगैरह सबके डिजाइन बने हुए हैं। यू वॉन्ट बिलीव कि आज भी ज्वेलर्स वहां जाते हैं और वहां से ज्वेलरी बनाने का आइडिया लेकर आते हैं, जिसे आप एंटिक ज्वेलरी कहते हो। आप एंटिक चीजों को पसंद करते हो, आप एंटिक ज्वेलरी पसंद करते हो, आप एंटिक शो पीस पसंद करते हो, लेकिन जैसे ही कहा जाए प्राचीन काल की चीजें तो आपको उससे नफरत होती है। उसी को जब एंटिक नाम दे दिया तो आपको उससे प्यार होता है। एक ही बात है। पुरानी वस्तुओं से घर सजाना चाहते हो, पुराने समय के आभूषण पहनना चाहते हो, लेकिन पुरानी परंपरा, पुराने लोग, पुराने संस्कारों से पलायन करना चाहते हो। तो आज आप मेरी बात पर चिंतन करें, सोचें, और केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं, आपके आसपास भी जो कुछ पुराना है वो कितने काम का है, इस बात पर चिंतन करें, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु है। ठीक है, ओके। चलो, क्या समझ आया इतना बता दो आज एक एक लाइन में। इस पूरे डिस्कशन से आपको क्या समझ आया, या मैंने यूं ही बोल दिया सब कुछ? बाकी का आप जितना समय बचा है ये आपके लिए। यस, वन बाय वन प्लीज स्टार्ट। चलो आरंभ करते हैं गोविंद से।
यस मैम, जब भी हम मैम पहले के समय में देखते थे कि मैम जैसे सभ्यताएं काफी मतलब उन जो भी मतलब मकान वगैरह बनते थे तो उनकी नींव मजबूत होती है। तो वो जैसे कि होती थी, आजकल वो नहीं है। आजकल सिंगल ईंट की भी दीवार बन रही है, लेकिन मैंने हमारे गांव पे भी देखा है वो मतलब इतनी तीन तीन ईंटों से मिलके बनी है, वो बहुत मजबूती से बनी है और अभी तक उसका कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं आजकल, तो वो तो वैसे ही अलग ही दिख जाते हैं मैम। यस, वेरी गुड। देखो अब जरा से डिस्कशन से क्या हुआ, आपकी दृष्टि गहन रूप में अपने आसपास गई। अभी गोविंद ने लाइव लाइव एग्जांपल देके समझाया, और इससे पहले क्या हो रहा था, हम केवल उन दो पंक्तियों के आसपास घूम रहे थे। ठीक है, यस, वेरी गुड गोविंद। मैम हर्ष, हाँ, ओके गोविंद। मैम एक और है कि अगर हम अपने यहाँ राघूगढ़ में देखते हैं और जिन लोगों के घर में मतलब ईंटों के ऊपर अगर पुट्टी वगैरह नहीं होती तो हम उन्हें बस ऐसे ही जज कर लेते हैं। लेकिन आजकल मूवीज में, अमेरिकन सब में ऐसा बहुत ट्रेंड है कि ऐसे ईंटों वाली ही वॉल पेंट होता है, तो हम उसको यस ट्रेंड ही बताते हैं, पर यहाँ के लोगों का हम उससे गवार बताते हैं। यस, देखो ये सब चीजों में अब आपकी दृष्टि खुल रही है ना। आज हम उसको पुराने को बहुत एंटिक कह रहे हैं हम उसको, और जो भोजन है ना उसको भी हम बड़ा आप देखो कितनी जगह पे आप ना वो पुराना भोजन खाना पसंद करते हो। क्या बोलते हैं उसको, बताओ, उस फूड को क्या कहते हो? आपने 7th में पढ़ा था अगर ध्यान, मैंने आपको 7th में पढ़ाया था। अच्छा, आपको शायद नहीं पढ़ाया होगा, आप लोग 12th में आ गए। एथनिक फूड कहकर हम फूड की डिमांड करते हैं, तो एथनिक फूड कहलाता है। तो जब होटल में आपको पश्चिमी भोजन की अपेक्षा दाल बाटी चूरमा, मूंग की दाल की खिचड़ी, हाँ, जब आप ये होटल में जाकर खाते हो तो आपका मन आनंद से भर जाता है। घर की दाल बाटी आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी किसी होटल में मिली हुई दाल बाटी की थाली को आप बड़े प्रेम से खाते हो। सो वेरी गुड भूमिका, नाइस एग्जाम्पल। ओके, चलो हर्षी। मैम हमें पुरानी चीज़ें एंटीक इसलिए लगती हैं क्योंकि जो पुराने लोगों की समझ थी वो बहुत हटकर हुआ करती थी, पर आज जो हमारी समझ है वो थोड़ी उतना हमारा दृष्टिकोण जो है वो बदल चुका है। हम उतना दूर का नहीं सोच पाते, कुछ नया नहीं सोच पाते, हम सभी एक ही दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। तो शायद हमारी जो नई चीज़ें होती हैं वो उतनी पुख्ता या उतनी निखर कर नहीं आती जितनी पुरानी चीज़ें हमें आकर्षित कर लेती हैं। तो व्हाट इज द मैसेज, अंजलि भी? मैम अगर मैसेज बोले तो सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि आजकल लोग दिखावा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि गलत है। बल्कि हमें पुरानी संस्कृति को मानकर और आगे बढ़ना चाहिए और उसको साथ लेके चलना चाहिए कह सकते हैं, और अभी जो चल रहा है उसको भी मानना चाहिए। ओके, गुड। शिफा? मैम जैसा आप बता रहे थे, मैम एक बार ये जो नेपाल है, मैम आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था और पूरे में तबाही हो गई थी, लोग बागों के घर पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन मैम दूसरी तरफ जो वहाँ की इमारतें थी पुरानी, जैसे काठमांडू के मंदिर वगैरह थे, उनका मैम कुछ नहीं बिगड़ा था, क्योंकि वो पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी थी और एक हमारे टाइम की टेक्नोलॉजी है। यस, गुड एग्जाम्पल, नाइस एग्जाम्पल। मानवी? फिर नंदिनी के पास। ओके मानवी, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। मैम मैंने तो इस चीज़ से केवल इतना समझा कि चाहे खुले रहो अपने विचारों से, लेकिन बंधे रहो अपने संस्कारों से। क्या बात है, गुड, वेरी गुड। बस यही साहित्य है, ठीक है, यही भाषा बोध है कि अपने विचारों को सुंदर शब्दों में हम बांध दें। वेरी नाइस। ओके नंदिनी? मैम ये है कि आजकल के लोग वास्तु में विश्वास नहीं करते, जबकि पहले के लोग वास्तु के हिसाब से घर बनाते थे तो उनका सही बनता था। यस यस, आजकल के लोग वास्तु में ना विश्वास करते और ना वैसे घर बनाते, तो उनका सिर्फ दिखावे की संस्कृति के लिए वो ऐसे ही बना देते हैं घर दिखाने के लिए। और फिर उसका नुकसान भुगतते हैं, फिर आगे जाके खामियाजा भुगतते हैं। यस मैम। हम्म?
फिर आगे जाके जब कोई मुसीबत आती है और फिर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या वास्तुकला विशेषज्ञ के पास जाते हैं, वो बताता है कि ये चीज ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए थी, यस मैम। है ना, और ये चीज नेतृत्व कोण में नहीं होनी चाहिए थी, तब फिर ये लगता है कि अब कैसे सब चेंज करें। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, जब हम अपना घर खुद बनाते हैं तब हम ये सोच लेते हैं कि द्वार किस ओर रखें, ईशान कोण में क्या बनाएं, है ना, अलग हम घर के किस दिशा में क्या बनाएं, तब हम सोच पाते हैं कि बेडरूम में बेड का सिरहाना किधर हो और पांव किधर हो, ये सारी बातें हम यस सोच मैम। पाते हैं। वहाँ पे हमारा घर पहले बनाना तो घर वालों ने पूरा अब वही के हिसाब से बनाया कि कहाँ पे क्या रखना है और किस पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए। बनाया, यस, वेरी गुड, है ना। तो ये यही बात मैं आप सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि इस सब मैंने सीधे आज संक्षेप में पढ़ाया आपको, समरी बताई केवल, जिससे आप अपनी दृष्टि व्यापक करें, अपनी दृष्टि का विस्तार करें, फिर आप इस पाठ को पढ़ें और उसके बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करें। ओके, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, नाइस डिस्कशन, एंड आई होप कि अगले क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आओगे, जिससे हम अपने डिस्कशन को और समृद्धशाली बना सकेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ज्यादा विचार, मुझसे ज्यादा जानकारी आप सबके पास है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और अच्छे डिस्कशन के साथ। तो चलिए, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैम। साई राम बेटा। थैंक यू। साई राम।